आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। 92.7 बिग एफएम पर स्वागत है आपका एक बहुत ही खास शो वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। एक बहुत ही खास दिन, क्योंकि आज का दिन पूरी दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में बहुत खास है और बहुत खास माना भी जाना चाहिए। कई लोगों का कहना होता है कि ये एक टोकनिज्म है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये अगर टोकनिज्म है तो भी इसे सेलिब्रेट करने में कोई गलत बात नहीं है। मैं सिद्धार्थ, मेरे साथ जानी मानी फिल्म क्रिटिक और ऑथर भावना सोमाया, और आज पूरी दुनिया इंटरनेशनल विमेंस डे के रूप में मनाती है। की परिभाषा कई तरीके से डिफाइन की जाती है, बतलाई जाती है। उन्हें अलग से देखने की जरूरत नहीं है, और जब तक हम उन्हें अलग से देखते रहेंगे तब तक जो मर्द और औरत का डिवाइड है, विभाजन है दुनिया में, वो बना रहेगा। तो आइए इस दिन को, इस विभाजन को मिटाने की कोशिश करते हैं, और इसमें हमारी मदद करने वाली हैं भावना सोमाया जी। भावना जी, सबसे पहले तो आपको इंटरनेशनल विमेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन, ये अपॉर्चुनिटी हम लेते हैं क्योंकि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री शुरुआत से ऐसा माना गया है कि समाज की तरह ही बहुत ही पेट्रियार्कल इंडस्ट्री रही है, लेकिन फिर भी कभी न कभी किसी न किसी मुकाम में हर दशक में औरतें हुई हैं जिन्होंने औरतों के लिए एक अलग मुकाम बनाने की कोशिश की है और उसमें सक्सेसफुल भी रही हैं। अगर पुराने दशकों की बात करूं तो आपके जहन में कौन से नाम आते हैं? मैरी इवांस, यानी जिसे हम हंटर वाली के नाम से जानते थे, फियरलेस नाडिया। नाडिया का जन्म हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, और वो अपने माँ बाप के साथ मुंबई आई थी 1913 में, जब वो सिर्फ 5 साल की थी। फिर 1915 में उनके पिताजी की वर्ल्ड वॉर 1 में मौत हो गई, और वो लोग वापस पेशावर चले गए। पेशावर में उन्होंने हॉर्स बैक राइडिंग, हंटिंग, फिशिंग, वो सारी चीज़ों की तालीम ली जो उन्हें आगे चलकर मददगार हुई। 1928 में वो अपनी माँ के साथ वापस मुंबई आई और काम की तलाश में थी। तो पहले तो उन्होंने ट्राई किया सेल्स गर्ल बनने के लिए। अच्छा, वो सेल्स गर्ल भी रही हैं? जी। अच्छा। मगर कुछ खास उसे पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। इसी दौरान एक परफॉर्मिंग ट्रूप से कार्ट व्हील्स, स्प्लिट्स और इस तरह की हरकतें सीखी। अच्छा। और 1930 में ज़ारको सर्कस आया था मुंबई में, जी। तो वो वहाँ गई और जुड़ गई, और वहाँ पे वो वाडिया मूवी टोन के मालिक से मिली, जो जमशेद वाडिया जी। राइट। जमशेद वाडिया, जो ये सर्कस में ही शूटिंग करके फिल्म में बनाते थे। हाँ। तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मैं ऐसी फिल्मों में काम करना चाहती हूँ। तो वाडिया को तो पहले तो ही वाज वेरी अम्यूज्ड, मगर फिर भी उन्होंने सोचा कि छोटा सा रोल देकर हम ट्राई कर सकते हैं। तो उन्होंने ये ट्राई किया, और ये फिल्म थी देश दीपक। रिस्पॉन्स ऑडियंस का इतना पॉजिटिव था, तो एक और फिल्म में उन्होंने उनको पेश किया, जैसे प्रिंसेस परिजाद, और फिल्म का नाम था नूरे यमान। अजीब बात लगती है ना कि उस जमाने में स्टंट फिल्में बन रही हों, और स्टंट फिल्मों में जिन्हें हीरो कहते हैं टिपिकल सेंस में, वो एक औरत हो। रॉबिन हुड कैरेक्टर्स प्ले करती थी कि आके जिस पर इनजस्टिस हो रहा है उनको वो बचाती थी, जो आज शाहरुख खान कर रहा है। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मील का पत्थर रहा है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए फियरलेस नाडिया। एक और औरत आई फिल्म इंडस्ट्री में जिन्होंने कहीं ना कहीं शक्ल चेंज करके रख दी फिल्म प्रोडक्शन की। उनका भी बहुत बड़ा हाथ रहा है। कौन है वो? आप सभी को विमेंस डे की, इंटरनेशनल विमेंस डे की बहुत बहुत बधाइयां। वैसे तो सिर्फ एक दिन महिलाओं को याद करना टोकनिज्म होता है, लेकिन आज का दिन है, आज का मौका है, तो हम सेलिब्रेट करेंगे और जरूर करेंगे। तो भावना जी, एक बार फिर से आपको इंटरनेशनल विमेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी जाने से पहले हमने बात की फियरलेस नाडिया की। उसी दौर में 2 और नाम भी हमारे जहन में आते हैं जिन्होंने फिल्म प्रोडक्शन, जो कि उस समय पुरुषों का वर्चस्व माना जाता था इंडस्ट्री में, उसको कहीं ना कहीं तोड़ा। उनके बारे में बताइए। सबसे पहले तो देविका रानी, जिसे हिंदी सिनेमा की फर्स्ट लेडी कहा जाता है। और इंटरेस्टिंगली देविका जी भी इंडिया से नहीं थी, यूके से आई हुई थी। राइट। उनकी तालीम वहां पर हुई थी, और 1928 में उनकी मुलाकात हुई हिमांशु राय से। और ये कितनी अजीब सी बात है ना कि फियरलेस नाडिया भी 1928 में मुंबई वापस आई थी, और तब कहीं ना कहीं उनका फिल्मी करियर शुरू हुआ। और देविका रानी भी हिमांशु राय से 1928 में मिलती हैं। वो दौर ही कुछ ऐसा था। हिमांशु राय को देविका रानी में कोई स्पार्क नजर आया, इसलिए उन्होंने कहा कि आप जो है प्रोडक्शन क्रू में शामिल हो जाओ। और देविका जी कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग देखती थी, और दूसरी बैक स्टेज में मदद करती थी। फिर आर्ट डायरेक्शन में भी उन्होंने स्टेप किया,
उनकी फिल्म अ थ्रो ऑफ डाइस में, जो 1929 में रिलीज हुई, और 1929 में दोनों ने शादी भी कर ली। अच्छा। फिर हिमांशु राय ने अपनी पत्नी को 1933 की उनकी फिल्म कर्मा में एज अ हीरोइन पेश किया, और तब से देविका रानी उनके स्टूडियो में भी, उनकी फिल्मों में भी उनके साथ रही। यहाँ पर एक चीज बता देना भावना जी बहुत जरूरी है कि ठीक एक साल के बाद 1934 में हिमांशु राय साहब ने उस समय के सबसे बड़े प्रोडक्शन स्टूडियो की स्थापना की, बॉम्बे टॉकीज, और दोनों पार्टनर बने इस स्टूडियो के। और ये शायद पहली बार हुआ कि इतने बड़े स्टूडियो के मालिक ने अपनी पत्नी को अपना पार्टनर बनाया था। करीबन 10 साल का उनका बहुत ही फ्लरिशिंग करियर रहा, मगर हिमांशु राय की मौत के बाद थोड़ी देर के लिए उन्होंने अशोक कुमार और शशाधर मुखर्जी के साथ स्टूडियो चलाने की कोशिश की, मगर नाकामयाब रही, और फाइनली उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ दिया और 1945 में दोबारा शादी कर ली। शोभना समर्थ, जिन्हें हम आज काजोल की ग्रैंडमदर के नाम से जानते हैं, वो 1930s में आई जी। पहले वो मराठी सिनेमा में जुड़ी हुई थी जी। उनकी पहली हिंदी फिल्म थी निगाहे नफरत, जो 1935 में रिलीज हुई, मगर वो ज्यादा उनको कामयाबी मिली इन माइथोलॉजिकल फिल्म्स जैसे राम राज्य। और एक चीज और बताना चाहूंगा भावना जी कि शोभना समर्थ जी ने एक बहुत ही बोल्ड इमेज भी दिया था कहीं ना कहीं औरतों को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, बावजूद इसके कि वो ज्यादातर माइथोलॉजिकल फिल्मों में नजर आती थी, और साथ ही प्रोडक्शन में उतरना ये बहुत बड़ी बात मानी जाती थी उस समय औरतों के लिए, लेकिन ये काम भी बहुत सक्सेसफुली किया उन्होंने। एक और महिला जो 1950s में आई, बहुत कम उम्र में आई हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, और कुछ ऐसा कर गई जो उनके पहले शायद किसी और ने नहीं किया था इतना सक्सेसफुली। एक रोल मॉडल बन गई। किन की बात कर रहा हूं? आज 8 मार्च है और आज के दिन को पूरी दुनिया में इंटरनेशनल विमेंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो हमने इस शो को भी, जो कि ऑलरेडी बहुत खास है, और भी ज्यादा खास बनाने की कोशिश की है, और हम कुछ उन चुनिंदा खास औरतों की बात कर रहे हैं जिन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में न सिर्फ खुद के लिए बल्कि तमाम औरतों के लिए एक खास मुकाम बनाया। और उस कड़ी में एक ऐसी शख्सियत की बात करना बहुत जरूरी है जो 1950s में आई, बहुत ही सक्सेसफुली एक ऐसा नाम बना गई जो शायद उनके पहले किसी और ने सोचा भी नहीं था। उषा खन्ना, जो हिंदी सिनेमा की तीसरी म्यूजिक डायरेक्टर है और पहली सबसे सक्सेसफुल मेन स्ट्रीम म्यूजिक डायरेक्टर है। उषा खन्ना के पहले 2 म्यूजिक डायरेक्टर्स थे, जदन बाई जो नरगिस की माँ, और दूसरी सरस्वती देवी। उषा खन्ना को संगीत में पहले से ही दिलचस्पी थी और हमेशा गुनगुनाती रहती थी, और अकस्मात से मुलाकात हो गई उनकी म्यूजिक डायरेक्टर ओपी नैयर से। ओपी नैयर को तो सब बहुत ही मानते हैं, और अगर ओपी नैयर को किसी में कोई चमक नजर आ जाए तो यकीनन वो ट्रू आर्टिस्ट है। ओपी नैयर ने उषा खन्ना की मुलाकात कराई शशाधर मुखर्जी से, और शशाधर मुखर्जी उसी समय अपनी फिल्म दिल देख के देखो की तैयारी कर रहे थे, जिसमें वो पहली बार आशा पारे को लॉन्च कर रहे थे। इस फिल्म के लिए उन्होंने उषा खन्ना को एज म्यूजिक डायरेक्टर साइन किया। फिल्म बहुत ही कामयाब रही, और शशाधर मुखर्जी ने उषा खन्ना को अपनी आने वाली फिल्म फिर से आशा पारे के साथ हम हिंदुस्तानी के लिए भी साइन कर लिया। ओपी नैयर को उषा खन्ना मिलती रही, और हमेशा वो उनकी सिटिंग्स में भी काफी बार बैठती थी। आशा भोसले को भी उषा खन्ना बहुत पसंद थी। आशा भोसले हमेशा कहती थी कि उषा खन्ना मेरी बेटी की तरह है, और उषा खन्ना जरूर कामयाब म्यूजिक डायरेक्टर बनेगी। और एक जो ट्रायो बना था भावना जी, मोहम्मद रफी साहब का, आशा भोसले जी का, और जब म्यूजिक उषा खन्ना जी का होता था 60s में, हमने कई फिल्में, सक्सेसफुल फिल्म्स, बहुत बेहतरीन गाने बनते थे और बहुत बेहतरीन संगीत निकल कर आता था। उषा खन्ना का एक और कॉम्बिनेशन था सावन कुमार टक के साथ जी। सावन कुमार टक डायरेक्टर तो थे ही, मगर लिखते भी थे, गाने भी लिखते थे। तो उनके गाने हमेशा उषा खन्ना ही कंपोज करती थी, और बाद में दोनों ने शादी भी कर ली थी ब्रीफली, और फिर अलग भी हो गए थे। तो मैं कहूँगी कि उषा खन्ना एंजॉयड 2 decades एज अ कंपोजर इन हिंदी सिनेमा। और एक चीज और कहना चाहूंगा भावना जी कि वक्त के साथ उनके संगीत में थोड़ा सा बदलाव भी देखने को मिला, एंड दैट वाज अ वेलकम चेंज एक्चुअली। क्योंकि हम 70s में अगर हम दिल के टुकड़े टुकड़े करके सुनते हैं, दादा का जो गाना है जो यशोदास जी ने गाया है, या फिर कि 80s में अगर हम सौतन का गाना सुनते हैं जी, तो वो एक दूसरे से कितना अलग है। हाँ, शादी के लिए, शादी का ख्याल दिल में आया है, चाय पे बुलाया है, ये तो कल्ट सॉन्ग बन गया एक उषा खन्ना जी का। एक और महिला, एक और बहुत ही सशक्त औरत, बहुत ही प्रोग्रेसिव महिला,
जो 70s के दशक में आती हैं और 80s में छा जाती हैं। कौन है वो, किन की बात कर रहा हूँ, क्या किया उन्होंने ऐसा। और आज के इस शो को और भी खास बनाते हुए, क्योंकि आज 8वीं तारीख है मार्च के महीने की और आज के दिन को पूरी दुनिया इंटरनेशनल विमेंस डे के रूप में सेलिब्रेट कर रही है, तो हमने कुछ उन चुनिंदा औरतों की बात करने की सोची है जिन्होंने एक बहुत ही अलग मुकाम बनाया, बड़ा मुकाम बनाया अपने लिए, अपने मेहनत से, संघर्ष से फिल्म इंडस्ट्री में। एक शख्स की बात करना बहुत ज़रूरी है जो 70 के दशक में आती हैं और 80 के दशक में एक कल्ट स्टेटस हासिल कर लेती हैं। बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर सई परांजपे। सई परांजपे फिल्म बैकग्राउंड से भी थी और मल्टी फैसेटेड है, क्योंकि पहले से ही वो मराठी थिएटर करती थी, बच्चों के लिए प्लेस करती थी, लिखती थी, डायरेक्ट करती थी, टीवी से जुड़ी हुई थी, फिर मुंबई आई और पहले से उसका सपना था कि मैं फिल्म बनाऊंगी। वो जब बासुदा के पास गई, बासु भट्टाचार्य, और कहा कि मैं फिल्म बनाना चाहती हूँ, उनकी कहानी पढ़ी बासु भट्टाचार्य ने और कहा कि मैं प्रोड्यूस करूँगा। रिंकी भट्टाचार्य जो बासुदा की पत्नी है, उन्होंने कहा कि मेरी साड़ियाँ पहनेगी, तो दे वर ट्राइंग टू सेव द बजट। शबाना आज़मी के पास गई, शबाना आज़मी ने फौरन हाँ कर दिया। नसीरुद्दीन शाह का ये बेस्ट परफॉर्मेंस मैं मानती हूँ और आप सोचो कि एक नई डायरेक्टर ने इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस नसीरुद्दीन शाह से लिया और जो फिल्म का सब्जेक्ट था वो ऐसा था, द टच या स्पर्श, तो इसमें उन्होंने इतनी छोटी छोटी बातें डाली थी, जो नुआंसेस थे वो जो पकड़े थे बहुत खूबसूरती के साथ। स्पर्श को बहुत ही सराहाया गया और उसकी वजह से जब वो इतनी सीरियस फिल्म के बाद अपनी दूसरी फिल्म बनाना चाहती थी, कॉमेडी, तब शी इज द वन हु मेड अ पेयर आउट ऑफ दीप्ति नवल एंड फारूक शेख। और इस बात के लिए तो उनको हमेशा याद रखा जाएगा कि इतना अच्छा पेयर दिया है हमें उन्होंने। जी, और सही की बात ये अच्छी थी कि क्योंकि वो मिडिल क्लास महाराष्ट्रन फैमिली की थी, उनके बजट कभी भी ओवरबोर्ड नहीं जाते थे जी। और वो वही प्रमाइस चुनती थी जहाँ पे वो फेमिलियर थी। तो मैं बता दूं कि आप किस कल्ट फिल्म की बात कर रही हैं जिस पर रीमेक्स भी बनते हैं आज की डेट में। 1981 में वो फिल्म आई थी चश्मे बद्दूर। मतलब ऐसी कॉमेडी मुश्किल है, ऐसी कॉमेडी का बनना इतने कम बजट में। जब ये शूटिंग हो रही थी, मैं यूनिट के साथ दिल्ली में थी और आगे की जो जगहें थी वहाँ भी हम ट्रैवल किया साथ में, तो मुझे आज भी याद है कि जब वो सीन समझाती थी तो फारूक और दीप्ति सोचते थे कि ये क्या बता रही है और क्या करना है, मगर जब उन्होंने फिल्म देखी तो दे फेल इन लव विद सई परांजपे। सो दैट इज द डायरेक्टर्स टच। करेक्ट। एक और फिल्म जो मुझे लगता है कि मेरी पसंदीदा फिल्म है सई परांजपे जी की बनाई हुई, वो है कथा, जो 1 साल के बाद ही उन्होंने 1982 में बनाई जी। क्योंकि फिल्म में कॉमेडी तो है लेकिन हम पहली बार फारूक शेख को इस तरह के किरदार में देखते हैं कि एक चालू किरदार है और कहीं ना कहीं एक कमेंट भी है इस फिल्म में कि अब चीजें बदल रही हैं, दौर बदल रहा है। तो खरगोश और कछुए की कहानी जो बेसिक प्रेमाइस है इस फिल्म का, उसको जिस तरीके से पोर्ट्रे किया है, मेरा ऐसा मानना है भावना जी कि ये सई परांजपे जी की बेस्ट फिल्म है। और ये फिल्म का द बेस्ट कैरेक्टर वॉज दैट चौल। वो जो चौल है और उससे जो सई परांजपे की एक्सपीरियंसेस है जो छोटी छोटी डिटेल्स में नजर आते हैं, और जो दीप्ति नवल का भी कैरेक्टर था महाराष्ट्रन लड़की का, बहुत ही अच्छा। चौल की बात की आपने, तो उन्होंने एक सीरियल भी बनाया बाद में टीवी के लिए, हम पंछी एक चौल के, और टीवी से भी जुड़ी रही, आगे भी काम करती रही। दिशा एक फिल्म बहुत ही खूबसूरत उन्होंने बनाई थी नाना पाटेकर को और कहीं पे उन्होंने राह बना दी दूसरी फीमेल डायरेक्टर्स के लिए। करेक्ट। तो कहीं ना कहीं एक पायनियर रही हैं कि आप जरूरी नहीं है कि रन ऑफ द मिल फिल्में ही बनाएं, आप अलग फिल्में बनाएंगे, अच्छी फिल्में बनाएंगे तो आपका एक अलग मुकाम बनेगा ही, और इस बात को साबित कर दिया सई परांजपे जी ने। एक और हस्ती जिन्होंने बहुत कम उम्र में शुरुआत की, स्ट्रगल करती रही एक ऐसे फील्ड में जहां पे पुरुषों का ही वर्चस्व रहा था, 80s में उस वर्चस्व को तोड़ा उन्होंने, आज भी एक कल्ट फिगर मानी जाती हैं, लोग सीखते हैं उन्हें देखकर। किन की बात कर रहा हूं? आज मार्च की 8वीं तारीख है, खास तारीख है, खास दिन है, क्योंकि आज इंटरनेशनल विमेंस डे है। तो हमने भी सोचा कि अलग अलग दशकों में जिन औरतों ने अलग अलग मुकाम बनाया खुद के लिए संघर्ष करके हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, आज उनको ट्रिब्यूट दिया जाए, उनकी बात की जाए। तो 80 के दशक में जब हम देखते हैं तो एक औरत का खास कंट्रीब्यूशन रहा है, योगदान रहा है, क्योंकि पुरुषों के वर्चस्व वाले एक फील्ड को उन्होंने झकझोरा, संघर्ष किया और उसमें अपना एक मुकाम बनाया, एक पायनियर बनी। सरोज खान की बात कर रहा हूं।
सरोज खान केम टू मुंबई पोस्ट पार्टीशन और डांस में पहले से दिलचस्पी थी और उनके घर के हालत भी कुछ ऐसे थे कि वो बच्चे से डांस की तालीम दिलवाते थे कि कुछ न कुछ फिल्मों में हो जाएगा। जब वो बहुत छोटी थी तब वैजयंती माला की फिल्म नजराना में उनको चाइल्ड स्टार का रोल मिला और बाद में वो डांस सीखने लगी कोरियोग्राफर बी सोहन लाल से। सोहन लाल उस समय के टॉप नॉच कोरियोग्राफर थे जिनका क्लासिकल बेस भी था और बहुत ही मेन स्ट्रीम कोरियोग्राफर माने जाते थे। तो वहाँ से वो सीखी और धीरे धीरे बहुत लंबा समय बीत गया जब उसे इंडिपेंडेंट कोरियोग्राफी के लिए ब्रेक मिला। मुझे लगता है शायद जो साधना जी की फिल्म थी गीता मेरा नाम उसमें पहली बार उन्होंने इंडिपेंडेंट कोरियोग्राफर की तरह काम किया मगर फिर भी बहुत ज्यादा उनको शोहरत नहीं मिली। मैं ऐसा मानती हूँ कि सुभाष घाई ने वो री इंट्रोड्यूस किया मुक्ता बैनर्स से और ना सिर्फ उनको बहुत अच्छे गाने दिए साथ ही में उन्होंने हमेशा जब उनके पार्टीज या मीडिया गैदरिंग्स होती थी तो वो हमेशा स्टेज पर कहते थे कि जो डांस सिखाते हैं उसे हम भूल जाते हैं और वो सरोज खान को स्टेज पे बुलाते थे और कहते थे कि ना सिर्फ उनके स्टेप्स अच्छे होते हैं मगर आप उनके एक्सप्रेशंस देखो, कोई हीरोइन उनके आधे एक्सप्रेशंस भी प्रोजेक्ट नहीं कर पाती है। मगर सरोज खान की ब्रांडिंग बनी माधुरी दीक्षित के साथ एन चंद्र की फिल्म तेजाब में। माधुरी से उन्होंने इतनी मेहनत कराई वो 1-2-3 गाने के लिए दे हैड वर्कड फॉर 14 आवर्स एट अ स्ट्रेच। क्या बात। मगर माधुरी उसके बाद कभी भी सरोज खान के बगैर कोई सॉन्ग नहीं किया है। 2 हीरोइंस जो हुई हैं जो 80 के दशक में और कुछ हद तक 90 के दशक में भी छाई रहीं, आज भी हम उन्हें दीवास कहते हैं और अप्सरा कहते हैं। एक तो जिनका नाम आपने लिया माधुरी दीक्षित और दूसरी श्रीदेवी। मिस्टर इंडिया देखें, नगीना का वो डांस देखें, मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा, चांदनी देखें, तो इसमें जो डांसेस हैं, जो कोरियोग्राफी है, उसमें सरोज खान का भी उतना ही बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जाना चाहिए। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं आगे जाकर एक रास्ता क्लियर भी किया कि अब फीमेल कोरियोग्राफर्स आने लग गई और कहीं ना कहीं उसी की प्रोडक्ट रही फराह खान भी, मेरा ऐसा मानना है। और फराह खान ने एक कदम आगे भी बढ़ाया कि वो डायरेक्टर भी बन गई और वो भी मेन स्ट्रीम डायरेक्टर। करेक्ट। इतने सालों के बाद भी सरोज खान ने टीम अप किया माधुरी दीक्षित के साथ। गुलाब गैंग में उनकी कोरियोग्राफी है, ये साबित कर दिया कि वक्त की जो परत है वो उनके उम्र से ज्यादा नहीं है और उनकी उम्र इस बात को नहीं मानती है, वो अभी भी उतनी ही एक्टिव हैं। कैसे बदल रहा है स्वरूप औरतों का, महिलाओं का हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में? कौन कौन सी फील्ड है? क्या वो मुकाम हासिल हो चुका है जो हम हासिल करना चाहते हैं? हमने बात की उन औरतों की, उन महिलाओं की जिन्होंने एक प्रतीक बनाया, एक सिंबल बनाया सक्सेस का हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। उनके संघर्ष की कहानी हमने आपको बताई। अब ये जानते हैं कि आज के दिन में और उन दिनों में कितना फर्क आया है अगर हम औरतों की बात करें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। भावना जी कैसे देखती हैं आप इसे? बहुत फर्क आया है। मतलब मैं तो समझो लेट 70s से देखती आ रही हूँ, तब से लेकर अब तक बिल्कुल माहौल बदल गया है। सबसे पहले तो मैं अमिताभ बच्चन को कोट करूंगी, वो कहते थे कि जब वो पहले शूटिंग करते थे तो सेट पे कभी कोई लड़कियां नहीं दिखती थी। आज सारी असिस्टेंट्स जो एडीज होती है वो सारी लड़कियां ही होती है, फिर वो टेलीविजन का सेट हो या सिनेमा का सेट हो। पुराने जमाने में पीआरओज जो होते थे, फिल्म खत्म होने के बाद जो प्रमोशन करते थे वो सिर्फ मर्द होते थे। वो वाइट कपड़े पहनते थे, वाइट शूज पहनते थे, मुंह में पान चबाते थे। आज सारे जो पीआर एजेंसीज है दे आर ऑल हेडेड बाय वुमेन। करेक्ट। उसके सिवाय पुराने जमाने में कभी फीमेल प्रोड्यूसर्स नहीं होते थे, देविका रानी और ऐसे 1-2 छोड़कर जी। अभी आज देखो अनुष्का शर्मा बना रही है NH10। डायरेक्टर्स कितनी सारी औरतें हैं, न सिर्फ सई पराशपे के साथ साथ फराह खान के साथ साथ सोया अख्तर, रीमा काकटी, अपनी गौरी शिंदे जी। एडिटिंग पता नहीं क्यों लंबे अरसे से करीबन मिड 70 या 80 से औरतें ही करती है, क्योंकि ये बहुत डिटेल्ड काम है, पेशेंट। और ये कहा जाता है ना कि डिटेलिंग औरतों का फोर्टे होता है। वो रेनू सलूजा तो बेस्ट थी जी, जिनको कितने सारे अवार्ड्स मिले और कितने बेहतरीन डायरेक्टर्स के साथ उन्होंने कितनी बेहतरीन फिल्में दी हैं। फिर वो जाने भी दो यारों हो या परिंदा हो। बिल्कुल। आरती बजाज करती है, फिर वो अनुराग कश्यप की फिल्में हो या फिर की इम्तियाज या दिवाकर की फिल्में हो, ज्यादातर आरती बजाज ही एडिट कर रही हैं आजकल। और दीपा गुप्ते जो अमोल गुप्ते की पत्नी है जी, वो भी बहुत अच्छी
फिल्में एडिट करती है। एक जमाने में साउंड हमेशा मर्द करते थे जी। सारिका ने पहली बार साउंड ट्राई किया कमल हसन की फिल्म हे राम में, इसके लिए उनको नेशनल अवार्ड भी मिला था। आर्ट डायरेक्शन पहली बार यश चोपड़ा ने शर्मिष्ठा रॉय औरत को दिया, क्योंकि शर्मिष्ठा रॉय उनके पुराने आर्ट डायरेक्टर की बेटी थी, सुधेंदु रॉय जी की। और शर्मिष्ठा के साथ खासियत यह है भावना जी, जो मुझे नजर आती है कि आप एकदम ही आर्टिफिशियल सेट बनाना चाहो जैसे कुछ कुछ होता है उसमें भी कमाल करती हैं, बहुत रियलिस्टिक बनाना चाहें जैसे कि दिल तो पागल है तो वो भी कर लेती हैं, और बहुत ही फिनिश के साथ काम करती हैं और बहुत ही बेहतरीन आर्ट डायरेक्टर मानता हूं मैं उन्हें। म्यूजिक की अगर बात करें तो हाँ मैं करूंगा, मुझे बहुत पसंद भी है वो। स्नेहा खनवलकर को कैसे भूल सकते हैं हम, गैंग्स ऑफ वसेपुर का जो म्यूजिक उन्होंने किया है, जिस तरह के साथ वो साउंड के साथ एक्सपेरिमेंट करती हैं, मुझे लगता है कई दिनों के बाद, कई सालों के बाद आर डी बर्मन जो एक्सपेरिमेंट किया करते थे, बिल्कुल सही कहा, तो अब उनका एक्सपेरिमेंट हमें सुनाई पड़ता है। तो चीजें अच्छे दिशा में, सही दिशा में बढ़ रही हैं भावना जी। एक और बात मैं कहना चाहूंगी कि बिल्कुल अलग दिशा में बढ़ रही है। जैसे मैं अभी अपने आप को सुन रही थी और आपको सुन रही थी, मैं जब भी आपकी आवाज़ को सुनती हूँ तो मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता है। कितनी ठहराव से आप खूबसूरती से शब्द चुन के बात करते हो, और मैं अपने आप को सुनती हूँ तो लगता है जैसे मुझे बांद्रा से बोरीवली फास्ट ट्रेन में भागना है और एकदम फास्ट करती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि लड़कियाँ ठहराव में होती है और सुंदर बोलती है, हमारे यहाँ तो बिल्कुल उल्टा है। ऐसा आपको लगता है? आपकी आवाज में भी उतनी ही ठहराव है। मुझे तो लगता है कि आप आराम से एक सिडान में बैठकर आ रही हैं बोरीवली से बांद्रा। चीजें सही दिशा में आगे बढ़ती रहें, यही हमारी कामना है। एक बार फिर से इंटरनेशनल विमेंस डे के दिन बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत कुछ हुआ है लेकिन बहुत कुछ होना अभी भी बाकी है, कोशिश होती रहेगी। तब तक के लिए 92.7 बिग एफएम पर इजाजत, शुक्रिया। फिर से लेकर हाजिर होंगे एक और फिल्मी हस्ती की कहानी। सुनते रहिए वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड, ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम।